हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस माय चैनल। आज मैं आप सभी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन से बंधा कैविटीज़, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क है जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। सेकेंड पॉइंट, यह प्रोटीन और लिपिड के बायोसिंथेसिस से संबंधित है। यह सेल्स का एक साइटोस्केलेटन है, मतलब यह सेल का साइटोस्केलेटन होता है और यह पैकेजिंग सिस्टम के रूप में भी काम करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द जो है वो पोर्टर द्वारा सन 1948 ईस्वी में पेश किया गया था। एंड लास्ट पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्स, एम्ब्रियोनिक सेल्स, आरबीसी एंड बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स। फर्स्ट है सिस्टर्नी। ये लॉन्ग, फ्लैटेंड, अनब्रांच्ड एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसका मतलब है कि सिस्टर्नी जो है वो लंबे होते हैं और चपटे होते हैं और इसमें कोई भी शाखाएं नहीं होती है। ये अनब्रांच्ड होते हैं और सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये नॉर्मली सेक्रेटरी सेल्स में पाए जाते हैं, यानी कि वैसे सेल्स जो एंजाइम्स या हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। सेकेंड है वेसिकल्स। वेसिकल्स जो है ये 25 to 500 नैनोमीटर के डायमीटर वाला राउंडेड या अवॉइडल स्ट्रक्चर है। ये अग्न्याशय की कोशिकाओं यानी कि पैनक्रियाटिक सेल्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड थर्ड है ट्यूब्यूल्स। ये स्मूथ वॉल्ड वाली एंड बहुत ही ज़्यादा ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर रिक्त स्थान है जिनमें विविध रूप हैं। यहाँ पर सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसे 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है ग्रैनुलर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड अग्रैनुलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट है ग्रैनुलर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट पॉइंट, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नामक गोलाकार ग्रैनुलर स्ट्रक्चर यानी कि दानेदार संरचना सरफेस पर जुड़ी होती है। इस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट सभी सेल्स जैसे लीवर सेल्स, प्लाज्मा सेल्स etc में पाए जाते हैं। इसका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर दिखाया गया है। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप अग्रैनुलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम अटैच्ड नहीं होते। यह स्पेशली उन सेल्स में होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में ऑलमोस्ट इनएक्टिव होते हैं, यानी कि राइबोसोम जो है वो उसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, और राइबोसोम जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें राइबोसोम अटैच्ड होते ही नहीं हैं, इसीलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में इनएक्टिव होते हैं। यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर दिखाया गया है। इसे स्मूथ और रफ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिसमें राइबोसोम होते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें राइबोसोम होते हैं उसके सरफेस पे, जिसके कारण वो उस सरफेस वो जो सरफेस है वो रफ फील होता है। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम नहीं होता, इसका सरफेस जो है वो एकदम प्लेन होता है, इसीलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली 4 फंक्शंस होते हैं। पहला है मैकेनिकल सपोर्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल की फ्लूइड कंटेंट को डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, जिसके द्वारा यह सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। यानी कि कह सकते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल में जो है वो उसके जो फ्लूइड कंटेंट है, जो तरल पदार्थ है, उसे डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, यानी कि विभिन्न भागों में उसे बांटता है, जिसके द्वारा यह सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो वेरियस सब्सटेंस यानी कि विभिन्न पदार्थों के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड इंटरसेलुलर सर्कुलेशन में शामिल एक प्रकार की सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में कार्य करता है। मतलब कि कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो वेरियस सब्सटेंस यानी कि विभिन्न पदार्थों का आयात और निर्यात करता है, यानी कि उसे सेल के अंदर आने देता है और सेल से बाहर भी निकालता है, और यह एक टाइप का इंटरसेलुलर सर्कुलेशन का भी काम करता है। ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में भी काम करता है। थर्ड है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज है। एमिनो एसिड्स राइबोसोम पर पॉलीपेप्टाइड चेन के प्रोडक्शन के लिए इकट्ठे होते हैं, यानी कि जो राइबोसोम है वो एक प्रोटीन फैक्टर्स है, जो कि मैंने कहा था कि यह एक प्रोटीन सिंथेसिस में इसका काम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करना है। ये एक तरह का प्रोटीन फैक्ट्रीज होता है। और एमिनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन्स पर वो राइबोसोम पर पॉलीपेप्टाइड चेन के प्रोडक्शन के लिए इकट्ठा होता है। एंड फोर्थ पॉइंट है मसल सेल्स के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखता है, यानी मसल सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैल्शियम आयन को स्टोर करने में हेल्प करता है। ये सब हो गए इसके कुछ फंक्शंस। यहाँ पर एक फिगर दिखाई गया है जो कि दिखाया गया है कि ट्रांसपोर्ट एंड मेम्ब्रेन फ्लो, यानी कि जो मैंने कहा था कि मटेरियल्स का जो सब्सटेंस है, वेरियस सब्सटेंस, उनका ट्रांसपोर्ट होता है ना सेल्स में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसका फिगर यहाँ पर दिखाया गया है। और एक फिगर है प्रोटीन सिंथेसिस का। यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का फिगर दिखाया गया है, जिसमें ये पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें ये प्रोटीन को दिखाया गया है, और यहाँ पर जो है वो राइबोसोम्स, इनके सरफेस पे राइबोसोम को दिखाए गए हैं, और इसमें mRNA को भी दिखाया गया है। कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो, मतलब एमिनो एसिड जो है वो कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं उसके बारे में आपको दिखाया गया है। सो फिगर इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको फिगर बनाना है, आपके एग्ज़ाम बेसिस में फिगर आते हैं, तो अगर फिगर बनाया जाता है तो अच्छा मार्क्स मिलता है, और फिगर के थ्रू किसी भी टॉपिक को पढ़ने में आसानी होती है। सो थैंक यू, और ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।